Hello and Jain student. Welcome once again to yet another chapter cooperative organization. हाँ, नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर मेल जोल हो, कोऑपरेशन हो। हाँ भाई, कोऑपरेशन शब्द से बनाया गया है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं मुझे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का? हाँ, जो आपके आसपास है मैं आपको दे सकता हूँ। चलिए, मैं देता हूँ आपको नाम अमूल का। नाम सुना है आपने अमूल? हाँ, अमूल का मैं फुल फॉर्म बता दूँ, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। जी, ये देश की नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट एशिया की मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट है ना? मिल्क प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग। तो जो अमूल मिल्क आ रहा है वो यही यही कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। कैसे चलती है? कोऑपरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स। जी हाँ, हमारे देश के लाखों लाखों फार्मर्स इसके मेंबर हैं। तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा नाम दूँ? दूसरा नाम होगा श्री महिला गृह उद्योग। नाम सुना है आपने? हाँ, मैं नाम दे देता हूँ श्री महिला गृह उद्योग। ये लेडीज़ द्वारा चालू किया गया घरों में, यस, पापड़ बनाने, अचार बनाने का बिजनेस था, जो कि आज कई 100 करोड़ का बन चुका है। जी, आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना है कि नहीं? ये इसी का एग्जाम्पल, इसी का प्रोडक्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ताकत होती है मिलजुल कर काम करने की। अकेले तो आप कमज़ोर होते हैं, पर सबके साथ मिल कर के आप अपने इकोनॉमिक गेन्स को पा सकते हैं। आप जो परेशानी से अकेले थे, जो नहीं कर पा रहे थे, वो मिल के ज़रूर कर पाएंगे। ऐसी सोच से बनाई गई है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आइए मीनिंग समझते हैं। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में जो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 1912, ये इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। क्या है? तो एक सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। अर्थात एक ऐसी संस्था जो सिर्फ अपने मेंबर्स का इकोनॉमिक वेलफेयर सोचती है, और वो भी कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हुए, इसीलिए नाम है कोऑपरेटिव। और दूसरा डेफिनेशन है, ये रही सर होरेस प्लमकेट की डेफिनेशन। ये भी देख लेते हैं। कोऑपरेटिव इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू सिक्योर कॉमन इकोनॉमिक गोल्स बाय ऑनेस्ट मीन्स। सिंपल है। आइए अब समझते हैं कि क्या होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री एसोसिएशन, क्या इसका मतलब है कि जो भी अपनी इच्छा से इसका मेंबर बनना चाहता है, जो चाहता है कि हम मिल करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें, तो वो इसका मेंबर बन सकता है। क्या कोई जोर जबरदस्ती होती है? जवाब है नहीं। ठीक है। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ओपन टू ऑल। इसका मतलब है किसी एक व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या पार्टी विशेष, पॉलिटिकल पार्टी विशेष ये नहीं होते हैं। ये किसी भी धर्म जाति के लोग हो सकते हैं। हर तरह के लोगों का इसमें स्वागत होता है। तो इससे यूनिवर्सल ब्रदरहुड फैलती है। और क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी है? जनरल पार्टनरशिप फॉर्म में क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब होता है फर्म और उसके ओनर। क्या दोनों अलग अलग हैं? नहीं, दोनों को एक माना गया है सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में। फर्म की लायबिलिटी व्यक्ति की लायबिलिटी है कि नहीं? और व्यक्ति की लायबिलिटी फर्म की लायबिलिटी है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, और जब ये एक ये रजिस्टर्ड बॉडी बन जाती है, तो ये एक डिस्टिंक्ट बॉडी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर बन जाती है। एक तरह से ये एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, और ये सब कुछ अपने नाम से कर सकती है। अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। हाँ, वो सब काम जो आप और मैं कर सकते हैं, अब ये सोसाइटी करेगी। ठीक है। सोसाइटी खुद ब खुद चलाई जाती है, ऑटोनॉमस होती है।
इसके खुद के मेंबर्स एक कमिटी बनाकर, हाँ, एक गवर्निंग बॉडी बनाकर के इसको चलाते हैं। अब आप पूछेंगे सर कैसे उसमें वोटिंग होती है? तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में तो जितने वोट्स हैं, जितने शेयर्स हैं उतने वोट्स हैं। अगर आपके पास रिलायंस कंपनी में 1 लाख शेयर हैं तो आपके पास 1 लाख वोट हैं। इसका मतलब आप पैसे वाले हो तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में यस आपके पास ज़्यादा पावर है, आपकी ज़्यादा सुनी जाएगी। पर यहाँ पे ऐसा समस्या नहीं है। यहाँ पर आपको एक व्यक्ति गिना जाएगा और आप भली 10 शेयर खरीद लिए तब भी आपका वोट एक ही माना जाएगा। तो क्या फ़ायदा मिला? एक मेंबर को एक वोट ही गिना जाएगा। नंबर ऑफ शेयर किस पर डिपेंड करेंगे? आपके ऊपर, ठीक है। इसीलिए ऑल मेंबर्स हैव इक्वल वॉइस। कोई अमीर व्यक्ति जो ज़्यादा शेयर खरीद लिया है वो अपने टर्म्स डिक्टेट नहीं कर पाएगा, वो खुद ही इस सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अच्छा, इन सोसाइटीज़ का मकसद क्या है? इस सोसाइटी का मकसद है अपने मेंबर्स का बेनिफिट करना। एक मोटो है इनका, वो देख लीजिए, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, अर्थात सब एक के लिए और एक सब के लिए। जो प्रॉफिट आता है वो वेलबींग के लिए काम में इस्तेमाल होता है। सरप्लस मतलब जो प्रॉफिट गेन करती है। अक्सर इसका जो प्रॉफिट है उसका 1/4 हिस्सा, जी 1/4 हिस्सा रिजर्व के रूप में सेट असाइड कर दिया जाता है। मतलब कि सारा प्रॉफिट बांटेंगे नहीं, 25% प्रॉफिट अलग करके रख लेंगे फ्यूचर यूजेस के लिए, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ये सोसाइटी क्या कर रही है, मेंबर्स को रिच बनाने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि मेंबर्स का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए बनाई गई है। और क्या कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं? तो ये रहा लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल। अब आप ये मत सोचिए कि आपको ये 100% या 200% आपको डिविडेंड देगी, नहीं नहीं नहीं। कंपनी नहीं है ना, प्रॉफिट मेकिंग का धंधा नहीं कर रही है ना, इनका मेन मकसद वो नहीं था। तो इनका मकसद है अपने मेंबर्स का टेक केयर करना, उनका इंटरेस्ट का ध्यान रखना। तो इसीलिए ये अपने मेंबर्स को 10% से अधिक इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं दे सकती, बस उससे अधिक नहीं दे सकती। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की अगर मुझसे पूछते बात, तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो डिविडेंड दे सकते हो, 100%, 200%, 1000%। यस, मैं सच कह रहा हूँ। कैश ट्रेडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जाते हैं तो कैश बेसिस पे। इसका मतलब है कि पैसे दो वस्तु लो, क्योंकि यहाँ उधार का समस्या नहीं है, नो बैड डेब्ट। फिर है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। ये बेनिफिट उनको कंपनी के जैसा ही है। कंपनी का भी लाइफ नेवर एंडिंग है, हमेशा चलती रहती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्योंकि लॉ द्वारा बनाई जाती है, और किसी मेंबर के मरने से, इंसॉल्वेंट होने से, लूनेटिक होने से, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर से सोसाइटी बंद नहीं होगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सोसाइटी को। समझ गया ना? सोसाइटी इनफाइनाइट लाइफ है। हाँ, बंद कराना है तो जिस लॉ से बनाया है उसी लॉ से डिसॉल्व हो सकती है। स्टेट ओनरशिप, इसका मतलब है अक्सर ऐसी सोसाइटी को, क्योंकि कानून द्वारा बनाया गया है, तो इसको गवर्नमेंट भी क्या करती हैं, ओन करती हैं, इसमें कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा करके इनको चलाती है। हाँ, स्टेट मतलब गवर्नमेंट होता है यहाँ पर, और गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे हाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल लगाती है कई बार उस पर, क्योंकि उनको फंड्स प्रोवाइड करती है ना। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने एग्जांपल दिया अमूल, अभी एग्जांपल दिया श्री महिला गृह उद्योग, अरे भाई लिज्जत पापड़। तो अमूल में क्या डिफरेंस है टाटा कंपनी से? हाँ, टाटा मोटर्स हो गई, टाटा आयरन एंड स्टील हो गई, मैं फ़िलहाल टाटा मोटर्स को ले लेता हूँ जो कार बनाती। क्या दोनों में डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है दोनों में, दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आओ समझे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब जब बात करेंगे आपको अमूल याद आना चाहिए, वही दूध का पैकेट याद आया ना, और टाटा मोटर्स तो आप जानते ही हैं। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिफरेंस देखिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या करती है, सर्विस देना चाहती है, जबकि ये प्रॉफिट कमाना चाहती है। कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए ही बनी है, सर्विस देने के लिए नहीं बनी है कंपनी। दूसरा डिफरेंस, बहुत सिंपल डिफरेंस था। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 आदमी चाहिए होते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मतलब कंपनी में 7 और 2, ठीक है। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम सबसे कम 10 मेंबर चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम
50 मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में तो इनफाइनाइट है, जबकि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में 100 मेंबर तक हो सकते हैं। आइए, मेंबर्स की लायबिलिटी, दोनों में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। हाँ, कई बार कंपनियों में लायबिलिटी लिमिटेड टू शेयर भी हो सकता है और लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ गारंटी भी हो सकता है। ये अमाउंट ऑफ गारंटी वो रुपया होता है जो कि उन लोग एट द वाइंडिंग ऑफ द टाइम, यस, कंपनी जब वाइंड अप होगी तब देना होगा, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है, उसमें लिमिटेड ही होते हैं, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, जो शेयर खरीद लिया, बस खत्म। मेंबरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मेंबरशिप ओपन टू ऑल है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जबकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में यस, अगर प्राइवेट कंपनी है तो मेंबरशिप इज़ नॉट फॉर ऑल, यस, आम जनता के लिए नहीं है, ओनली फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स या एम्प्लॉयज़, बस। जबकि पब्लिक कंपनी में आम जनता मेंबर बन सकती है। तो प्राइवेट में क्लोज्ड है, मेंबरशिप इज़ क्लोज्ड फॉर ऑल, मैं लिख दे रहा हूँ। और मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, कोई प्रॉक्सी सिस्टम नहीं है, जबकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में डेमोक्रेटिक है बट प्रॉक्सी भी अवेलेबल है। प्रॉक्सी मतलब होता है आप नहीं गए, आपने किसी को भेज दिया, तो इसमें आपके बदले कोई और वोट लगा सकता है, ई वोटिंग हो सकती है, हाँ, ई वोटिंग हो सकती है, प्रॉक्सी ग्रांटेड है इसमें, ठीक है। आप किसी को अपना क्या करें, लेटर ऑफ अथॉरिटी दे करके अपने शेयर्स का वोट लगवा सकते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, कंपनी अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में पूरा का पूरा बांट सकती है, ठीक है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा नहीं कर सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मैक्सिमम 10% ही, हाँ, मैक्सिमम 10% ही डिविडेंड बांट सकती है, सारा डिविडेंड नहीं बांट सकती है। फिर है शेयर कैपिटल, एक मेंबर कोई भी नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकता है, कितने भी नंबर ऑफ शेयर कर सकता है कंपनी में, कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जबकि एक व्यक्ति जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में है वो अधिक से अधिक कितना शेयर खरीद सकता है, 10% या 1000 के शेयर, बस। इससे क्या हो रहा है, उसका कंट्रोल इन कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो पाएगा, हाँ, वो नहीं चाहेगा कि कंट्रोल हो पाए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अपना शेयर्स बेच सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं बेच सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जब मन करे शेयर मार्केट में जाओ, बेचो, पैसा अपना खाली कर लो। चलिए, मैंने बहुत सारे दे दिए आपको, हाँ, वो मोर देन इनफ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे बनाएंगे। हाँ, अगर तुमको बनाना हो अमूल, तो तुमको भी बनानी है अपनी कोई सोसाइटी, तो मैं तरीका बता देता हूँ। पहले क्या करना पड़ेगा, इस सोसाइटी को रजिस्टर कराने का सोचना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको सोसाइटी से ही मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, ठीक है, हर स्टेट में ये एक सरकारी पद है, गवर्नमेंट ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनके पास जाना पड़ेगा, इनके रजिस्टर्ड ऑफिस में, और वहाँ पर इनसे ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा। क्यों, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करना पड़ता है भाई, एप्लीकेशन फॉर्म लेके आओगे कि मुझे सोसाइटी खोलनी है, तो उसमें तुम्हें जानकारी देनी पड़ेगी, सोसाइटी का नाम, एड्रेस बताना पड़ेगा, किस मकसद से सोसाइटी बना रहे हो, ठीक है, सोसाइटी का एड्रेस, सोसाइटी के मेंबर्स का नाम और एड्रेस, सोसाइटी में कितना पैसा लगेगा और कितने डिवीज़न होंगे, जैसे 100 शेयर्स होंगे, 10 रुपये वाले शेयर्स होंगे, ये आपको बताना पड़ेगा, शेयर कितना होगा और उसका डिवीज़न क्या होगा, मेंबर्स नए कैसे आएंगे, उनका मेथड क्या होगा, और 2 कॉपीज़, 2 रूल्स की कॉपी कंपनी के, सॉरी, सोसाइटी के बायलॉज की, अर्थात सोसाइटी के कुछ नियम होंगे ना चलाने के। तो इसके बाद क्या होगा, क्या बस बन जाएगी, नहीं, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास जाएगी, तो रजिस्ट्रार तभी रजिस्टर करेगा जब इनसे वो सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या क्या चेक करेगा रजिस्ट्रार, देखेगा इसमें मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर है कि नहीं है, देखेगा कि ये सारे लोग किसी न किसी कॉमन इंटरेस्ट से, हाँ, कॉमन इंटरेस्ट मतलब किसी न किसी काम से जुड़े हैं, समझ गए ना, कोई बेमतलब का मेंबर नहीं हो सकता इसमें।
और इन सबको ज्वाइंट एप्लीकेशन देना है, मिल करके एप्लीकेशन देना है किसको, रजिस्ट्रार को। और हर एक मेंबर को लिख के देना पड़ेगा कि हाँ मैं अंडरटेकिंग लेता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं एक शेयर तो जरूर खरीदूंगा इसका, क्योंकि मैंने कहा था मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10% ऑफ शेयर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा शेयर आपको लेना अलाउड नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और इसके बायलॉज की कॉपी को वो चेक करेगा रजिस्ट्रार, हाँ, जिसमें नियम कानून लिखे होंगे। अगर इन सब से सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा, मतलब बन गई सोसाइटी, यस हो गया। अब आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मिलके काम शुरू कर सकते हैं, आप और मेंबर्स बनाइए, सबसे पैसा लीजिए, काम शुरू, यस। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी शॉर्ट में। सबसे पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, अब आप जिस इलाके में रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो दुकानदार हैं वो बहुत हाई प्राइस में गुड्स बेचते हैं। आप लोग, ये पूरी सोसाइटी वाले लोग परेशान हैं, तो बड़ा आसान तरीका बताता हूँ आपको, ये बना लो। क्या करोगे, बहुत सारे कंज्यूमर्स मिल जाएं, मिनिमम 10 चाहिए, मैंने बता दिया था, मिल जाएं और एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर खोल दें। हाँ, सारे मेंबर्स एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करा ले पहले, मिनिमम 10 मेंबर चाहिए, और इनसे जो पैसा जमा हो रहा है मेंबरशिप का, उसी से क्या करें, बल्क में लार्ज क्वांटिटी में मंडी से ही सामान खरीद के ले आएँ, और डायरेक्टली क्योंकि मैन्युफैक्चर से खरीदेंगे तो प्रॉफिट भी बचेगा, और अपने मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस में गुड्स बेच दें, क्योंकि इनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं होता है, वेलफेयर या बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स होता है। बहुत आसानी से पॉसिबल हो पाएगा, है ना। चलाएगा कौन, ये मैंने कहा यही मेंबर्स मिलकर चलाएंगे। इसी तरीके से कंज्यूमर्स अगर खोल सकते हैं तो प्रोड्यूसर नहीं खोल सकते हैं। हाँ, ज़्यादातर जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ चला रहे होते हैं, ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ फेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़ के पास बहुत बड़ा पैसा होता है। तो ये लोग मिल के काम कर सकते हैं 2 तरीक़ों से। पहला है इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव। इसमें क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स, इसमें प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट को बनाते तो इंडिपेंडेंटली हैं, बनाते तो अपनी फैक्ट्री में, पर बेचने के लिए क्या करते हैं, मिल जाते हैं, सारा अपना आउटपुट एक जगह इकट्ठा कर लें। बना सब लोग अलग अलग रहे हैं। इमेजिन करो कि एक छोटी पंखे बनाने वाली फैक्ट्री है, ऐसी छोटी फैक्ट्रियाँ 50 हैं, छोटी छोटी छोटी, कोई 10 पंखे मतलब वही फैंस, हाँ, कोई 10 पंखे बनाती है, कोई 20 पंखे रोज़ बनाती है, कोई 50 पंखे बनाती है। अब ये कंपनी सोचेगी कि बजाज फैंस के साथ हम मुकाबला कर लेंगे, जहाँ 1 लाख पंखे बन रहे हैं, नहीं हो पाएगा ना। तो ये सोसाइटी वाले क्या करेंगे, हाँ, अलग अलग जगह से क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना करके अपने अपनी फैक्ट्रियों में और मिल करके अपने आउटपुट को बेचेंगे। अब इन सब के मेंबर्स का जब कलेक्शन करेंगे आउटपुट, तो आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, अब ये मिल करके सोसाइटी बेचेगी, एक फर्म नहीं बेच रही है, ये सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिलके बेच रहे हैं। समझ गए ना, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी कि नहीं। हाँ, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव। अगेन वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो अपने एम्प्लॉयज़ को पेड सर्विस पे रखते हैं, है ना। अब उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए, उनको इक्विपमेंट भी देना है वर्कर्स को, और उनके पास रॉ मटेरियल इक्विपमेंट्स मार्केट में जो मिल रहे हैं वो बहुत कॉस्टली मिल रहे हैं, तो उनको ये रॉ मटेरियल, ये इक्विपमेंट्स सस्ते में दिलाने का काम करती है ये मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स। ये क्या करती है, ये बनाने से नहीं, ये गुड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ये इनको प्रदान कर देती है, और ये सब मिल करके इससे बनाते हैं, फिर जाके मार्केट में बेचते हैं। अगला टाइप है मार्केटिंग। इनका मेन मकसद है उन प्रोड्यूसर्स को मदद करना जिनको अपने प्रोडक्ट का एक अच्छा, एक रेम्यूनरेटिव प्राइस, रीजनेबल प्राइस नहीं मिल रहा है। तो ये सारे प्रोड्यूसर से पूल कर लेके सामान इकट्ठा करके एक साथ एजेंसी बनाकर सीधे मार्केट में जाके बेचती है, बीच में दलालों को, मिडिलमैन को नहीं देती है। इससे इनको एक अच्छा प्राइस भी मिल पाता है और ये बार्गेन भी कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत लार्ज कलेक्शन ऑफ गुड्स हो पाता है। क्या कहते हो, छोटे छोटे किसान है गांव में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और किसी के पास 10 टन वीट उगा है, किसी के खेत में 5 टन वीट उगा है, किसी में 2 टन उगा है, किसी में 10-20 टन उगा है। तो ये सारे स्मॉल फार्मर्स मिल करके एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दें, और जो इनका कई 100 टन वीट इकट्ठा हो जाएगा, अब ये ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर
यस, जा करके बड़ी बड़ी मंडियों में जाके माल सप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा पा सकते हैं। क्या कहते हो, सहमत हो ना? नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। तो फार्मर्स जो कि छोटे होते हैं बेचारे, उनके पास कई बार क्या होता है, छोटे छोटे फील्ड्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं कर पाते हैं, कई बार उनके पास पैसे नहीं होते बीज खरीदने के लिए भी। तो ये सोसाइटी उनको क्या करती है, हेल्प करती है उनको, जिनके पास स्मॉल होल्डिंग्स हैं। कैसे? उनको सस्ते में सस्ते में बीज उपलब्ध करा के दे सकती है, और क्या कर सकती है, फार्म इक्विपमेंट्स दे सकती है शेयरिंग के बेसिस पे, ताकि वो भी क्या कर सकें, यस, अपने प्रोडक्ट अपने फार्म्स में काम कर सकें। अब नाम से पता चल रहा है, घर नहीं है तो आ जाओ, इसके मेंबर बन जाओ। नाम है घरौंदा सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी। ये क्या करती है, उन लोगों के पास जिनके पास लो इनकम ग्रुप है, शहर में रहते हैं और घर नहीं है अपने पास, तो ये लोग इसके मेंबर बन सकते हैं और ये सोसाइटी बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे हाउसिंग, और ये मेंबर्स के कलेक्शंस के द्वारा क्या करेगी, सरकार से सस्ते में ज़मीन ले लेगी, और कई बार इन सोसाइटीज़ को सस्ते में लोन भी मिल जाता है। एक मेंबर को देखिए होम लोन नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोअर या मिडिल इनकम का व्यक्ति है, बट इस सोसाइटी को होम लोन मिल जाएगा और ये अपने मेंबर्स को क्या कर सकती है, जैसे मेंबर्स रेंट पे रहते हैं वैसे इसी सोसाइटी के मकानों में रहेंगे, ओनर बन के रहेंगे और किराए की तरह किस्तें या इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे, लोन भी चुकता हो जाएगा, मकान भी मिल जाएगा। क्या बढ़िया बात है सर, है ना? कितनी बढ़िया चीज़। हडको नाम सुना है आपने? चलिए मैं नाम लिख देता हूँ, हडको, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव। ये बहुत बड़ी, देश की वन ऑफ द बिगेस्ट क्या है, हाउसिंग कोऑपरेटिव है। यही काम करती है जो मैंने कहानी बताया। समझ गए? हाउसिंग की समस्या दूर। अब आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। ये सोसाइटीज़ पुअर लोगों को, जिनके पास फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, उनको मदद करती है। अक्सर क्या होता है, आप किसी बड़े मनी लेंडर से पैसा बोरो कर लो तो वो बहुत एक्सप्लॉइट करता है क्योंकि वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उनसे बचाने की मदद करते हैं। ज़्यादातर ये सोसाइटीज़ पुअर और वीकर सेक्शन में सोसाइटीज़ को मदद करती हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, वैसे ये काम करती है। एडवांटेजेस। हाँ, एक रिक्वेस्ट करूँगा मेरे सारे स्टूडेंट्स से कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके ही रिक्वेस्ट पे ये लेसन वीडियो आ रहा है, और समझ में आ गया होगा तो भी एक लाइक सर के लिए बनता है। हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करने के बाद अपने पास मत रखो, अपने सारे फ्रेंड्स को, यस, सारे फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दो, ताकि मैं इनकरेज रहूँ और आके लेसन वीडियोस बनाने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस सारे नोट्स भी अवेलेबल करा दूँ, इसीलिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाएँ और ज़रूर ज्वाइन करें। नहीं मिलने पर, यस, नोट्स ना मिलने पर मुझे आप पर्सनली डीएम कर सकते हैं। एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए? सबसे पहला फ़ायदा है, इसको बनाना बड़ा आसान है। बस 10 एडल्ट ले आओ, मिल करके जाओ रजिस्ट्रार के पास, रजिस्टर करा लो। और फ़ायदा क्या है इसको, एडवांटेज क्या है, ओपन मेंबरशिप, अर्थात समाज के हर तरह के लोगों का फ़ायदा, सबका भला होगा। वो कहते हैं ना, नानक नाम दी चढ़दी कला, होए सर्वत भला। मतलब हाँ, सोसाइटी का एक पर्पज़ है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। हर एक की बेनिफिट मदद करो, जब चाहे तब सब लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं, और अगर नहीं मन कर रहा है, जाओ भैया, छोड़ के भी जा सकते हो। लिमिटेड लायबिलिटी, इस सोसाइटी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब उनके रिस्क नहीं है कि आपका पर्सनल एसेट्स ले लिया जाएगा। हाँ भाई, सोसाइटी अगर नहीं चल पाई तो नहीं चल पाई। सोसाइटी में परपीचुअल सक्सेशन है, जिसको हम कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि एक बार सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, और किसी मेंबर के डेथ होने से, लूनेटिक मतलब क्रैक, पागल होने से, इंसॉल्वेंट होने से फर्म सोसाइटी बंद नहीं होगी। इसका मैनेजमेंट वोटिंग पे डिपेंड करता है, और हर मेंबर को एक वोट दिया गया है, और क्योंकि वोट शेयर के बेसिस पे नहीं है, वोट मेंबर के बेसिस पे है, इसीलिए सब लोग बराबर हैं, इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है। फंड्स का अरेंजमेंट भी इंटरनली हो जाता है। एक बार सोसाइटी प्रॉफिट कमाने लगे तो ये प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंटेज सेव कर लेती है डिविडेंड के रूप में।
कोऑपरेटिव सोसाइटी डिविडेंड के रूप में 10% से अधिक नहीं बांट सकती है। इसका मतलब बाकी पैसा क्या करती है, वो सेव कर लेती है, इंटरनली यूज़ कर सकती है। और एक मुझे लगता है सबसे बड़ा एडवांटेज होगा इसका चलाने का खर्च, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स फ्री में काम करते हैं, ऑनरी बेसिस पे काम करते हैं, तो इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, चलाने का खर्च बहुत बहुत लो होता है। अक्सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो सप्लाईज़ हैं वो बेटर एंड चीपर क्वालिटी की होती है, क्योंकि इनका मेन मकसद पैसा कमाना है ही नहीं। इनका मेन मकसद है सोसाइटी के मेंबर्स को वेलबींग करना, सोसाइटी का भला करना। आते हैं अब डिसएडवांटेजेस। हाँ, मैंने जो पॉइंट्स छोड़े हैं वो आपके लिए भी छोड़े हैं, है ना, मैक्सिमम पॉइंट्स में एक्सप्लेन ही कर दिया हूँ। लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि सोसाइटी उन लोगों द्वारा बनाई गई है जो पहले से ही लिमिटेड मीन्स वाले हैं, अर्थात जो पहले से ही पुअर हैं, तो बहुत बड़ा रिसोर्स या बहुत बड़ा फंड नहीं कर पाते हैं। नतीजा क्या होता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती है। और वैसे भी एक प्रॉब्लम है इसके पास, वन मैन वन वोट, तो इसीलिए इसकी वजह से लोग ज़्यादा वोट खरीदना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि शेयर के बेसिस पे तो है नहीं। भाई कंपनी में तो क्या होता है, लोग ज़्यादा शेयर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ज़्यादा वोट चाहते हैं, नतीजा कंपनी का ज़्यादा कैपिटल भी आ जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी, ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि इसको मैनेज करने की जो कमेटी होती है वो उन लोगों की होती है जो खाली लोग हैं। हाँ, जो वेले हैं, जिनको कोई काम नहीं है, वही ना मेंबर बनेगा इसका। भाई इनको फ्री में काम भी करना है, इसमें कोई इसमें सेक्रेटरी बन जाएगा, कोई प्रेसिडेंट बन जाएगा, वो लोग जो रिटायर्ड टाइप के लोग होंगे वही सब कर पाएंगे। तो ये लोग बहुत एक्सपर्ट्स नहीं होंगे ना। हाँ, ये मैनेजमेंट बहुत सुपर्ब नहीं हो पाएगा इनका, एक तरह से कहें। मोटिवेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑफिस मेंबर्स फ्री में काम कर रहे हैं, ऑनररी बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो ये काम के लिए मोटिवेटेड भी नहीं होंगे कि बहुत हार्ड वर्क कर लें, प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि एफर्ट एंड रिवॉर्ड आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, है कि नहीं है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स या इंटरेस्ट, अगर मैं सोसाइटी छोड़ना चाहता हूँ, अब मैं क्या करूँ, लो फंस गया। शेयर मार्केट तो है नहीं कि जा कर के इसके शेयर्स को बेच देंगे कहीं पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। एक ही रास्ता है, अपनी सोसाइटी को अपने शेयर्स को वापस सबमिट करना, तभी पैसा वापस मिलेगा। फंस गया ना, सोसाइटी लेने से मना कर दे तो, कई सोसाइटी हम नहीं लेंगे तो, नॉट लैक ऑफ सीक्रेसी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सारे मैटर्स ओपनली डिस्कस होते हैं जी, हर एक प्रॉब्लम को मीटिंग्स में डिस्कस किया जाता है, और कोई भी आके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, रिकॉर्ड चेक कर सकता है, तो कोई सीक्रेसी रही नहीं। किस बात की सीक्रेसी, हम बिज़नेस कैसे कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, क्यों बताएं, यहाँ तो सब चीज़ ओपन है भैया, सब कुछ बताओ। और गवर्नमेंट का खूब टांग अड़ाना, गवर्नमेंट इसके डे टू डे वर्किंग में बहुत टांग अड़ाती है, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस बना देती है। गवर्नमेंट फंड देती है, मैं मानता हूँ, गवर्नमेंट कई बार सपोर्ट भी करती है फंड से, पर बहुत सारे क्या करती है, लीगल टर्म्स, लीगल लॉज लगा देती है इनके लिए। अब लास्ट, ये मुझे लगता है हर जगह होगा जहाँ ढेर सारे लोग होंगे, सोल प्रोप्राइटर को छोड़ दो, सब जगह ये होगा। पार्टनरशिप में भी रिफ्ट अमंग मेंबर्स होगा, जॉइंट विद द फैमिली में भी होगा, कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस में मेंबर्स जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ झगड़े होंगे। कहते हैं ना, जहाँ ढेर सारे बर्तन होंगे वहाँ शोर तो होना ही है। अब किसी वजह से आपस में डिस्प्यूट होता ही रहता है ना। तो इस तरीके से आपने इस पूरे चैप्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फिनिश कर दिया मेरे साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को उसको शेयर करिए, तभी तो मैं और आपके लिए रिक्वेस्ट पे लेसन वीडियोस बना पाऊँगा। और एक वादा कर रहा हूँ कि आपने किया मुझे सपोर्ट और लाइक और शेयर, मैं आपके सारे लेसन वीडियोस इसी तरीके से बनाता रहूँगा। समझ में आने पर ही शेयर करिएगा। थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।